जय हिंद दोस्तों। आपका हाल एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज से हम आपको बीपीएससी का पीवाईक्यू कराएंगे, अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराएंगे। हम आपको जितने बीपीएससी के द्वारा कराए गए हैं। आपका 69th बीपीएससी का एग्ज़ाम 30 सितंबर को लगा हुआ है, जो कि लगभग आपको 90 डेज बचा हुआ है। इसलिए आप लोग अब तैयारी पर लग जाइएगा, क्योंकि बीपीएससी के ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। उसी को देखते हुए हम लोग ये बीपीएससी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम आपको पॉलिटी की क्लास कराएंगे। डेली हम आपको लगभग 50 से 100 क्वेश्चन के बीच कराया करेंगे, विद डिटेल एनालिसिस के साथ। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। और अगर आप लोग हलो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो हलो एग्जाम को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था। क्या पूछ रहा है कि जो संविधान लागू किया गया है 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया है? 26 जनवरी को लागू करने के पीछे क्या कारण था? तो इसके पीछे जो कारण था, क्या था? कांग्रेस ने इसी तिथि को ही 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यानी कि जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, वहीं पर क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए संकल्प लिया गया था। और लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तो 26 नवंबर को तैयार हो गया था। लेकिन भारत जो आज़ाद हुआ था 1947 15 अगस्त को हुआ था। तो इसलिए 26 जनवरी को पूर्णतया क्या किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था। और इसी दिन क्या मनाया गया था? इस दिन को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया गया था, यानी रिपब्लिक डे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में क्या कह रहा है? अनुच्छेद, भाग और सूचियाँ कितने कितने हैं? तो जो भारतीय संविधान में, इसमें आज के टाइम पे देखा जाए तो लगभग 450 प्लस अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 सूचियाँ हैं। लेकिन ये उस टाइम के अनुसार क्वेश्चन इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 सूचियाँ शामिल हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान में है 300 आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद, 350, उसके बाद क्या दिया है? 400 से अधिक आर्टिकल, 500। इसमें ऑप्शन आपको कैसे हो जाएगा? 400 से अधिक आर्टिकल सही हो जाएगा। मिलान करिए, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसमें क्या करना है? मैचिंग करना हम लोग को। क्या करना हमको? इसमें हमको लोग को मैचिंग करना है। क्या क्या पूछ रहा है? यूनियन लिस्ट, राज्य यानी स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये लिस्ट लिया कहाँ से गया था। तो ये लिस्ट कहाँ से ली गई थी सर? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया से। और इसमें करंट टाइम पर जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में लगभग शुरुआत में 97, स्टार्ट में 97 विषय थे, लेकिन करंट में लगभग इसमें 98 सब्जेक्ट हैं। और स्टेट लिस्ट में, तो स्टेट लिस्ट में कितना है? स्टेट लिस्ट की बात की जाए तो इसमें कितने हैं? 66 हैं। आपका यूनियन क्या हो जाएगा? 97 हो जाएगा। स्टेट कितना हो जाएगा? 66। और कानकरण क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा कानकरण लिस्ट का? 47 हो जाएगा। लेकिन ये वर्तमान का नहीं दिया हुआ है, स्टार्ट टाइम का दिया हुआ है। कब का दिया है? स्टार्टिंग का दिया है। क्योंकि अगर करंट की बात की जाए तो करंट में यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट हैं और स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, निम्न शब्दों पर विचार करें।
क्या कह रहा है, निम्न शब्द दिए हैं उन पर क्या कर विचार करने को दिया है। तो ये हमारे प्रियम्बल से संबंधित शब्द दिए हुए हैं। इससे संबंधित है, प्रियम्बल से संबंधित है। इसमें दिया है समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। पूछ रहा है इनमें से इनको सही शब्दों के विचारानुसार क्रम में दीजिए। क्या करना है, इनको क्रम में इनको लगाना है, एक आर्डर इनको लगाना है। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, क्या है, बी द पीपुल ऑफ इंडिया। और उसमें जो की टर्म है आपका, की टर्म में क्या क्या है, पहले आपका सोवरेन है, मतलब आपका सार्वभौमिक हो जाएगा। सार्वभौमिक किसमें किसमें दिया, ए में दिया, सी में दिया, बी में दिया है, तभी हमको चूज करने का। उसका सोवरेन के बाद आपका सोशलिज्म है, देन आपका सेकुलर है। तो सी सोशलिज्म में समाजवादी, ए, उसके बाद आपका सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, डी, उसके बाद रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक। इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। जो 5 वर्ड दिए हुए कौन कौन से हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इस ऑर्डर में दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन, कौन सा, 42nd संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये 1976 में ऐड किया गया था। और इसमें आपका प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड किए गए थे, कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एंड अखंडता, ये 3 वर्ड क्या किए गए थे, जोड़े गए थे कहाँ पर, प्रियम्बल में। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो नया स्टेट फॉर्मेशन के लिए हमें साधारण बहुमत चाहिए रहता है। क्या चाहिए, साधारण बहुमत है। आपका आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक किसके बारे में दिया गया है, स्टेट के बारे में दिया गया है। एक को क्या बताया गया है, भारत, दैट इज इंडिया। और आर्टिकल 2 में अगर कोई बाहरी राज्य को ऐड करना है तो आर्टिकल 2 के तहत किया जाएगा। और आर्टिकल 3 में अगर भारत के अंदर ही पार्ट का किसी का नाम चेंज करना है या उसी का स्टेट से स्टेट बनाना है तो आर्टिकल 3 का उपयोग किया जाता है। और आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि आपको 368 के तहत कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी संविधान संशोधन के लिए। यानी जो संविधान संशोधन किया जाएगा इसे 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। क्या कह रहा है, जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके बारे में हमको क्या करना है, बताना है। तो हम लोग देखते हैं इसमें पहले क्या क्या दिया है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसमें आज कौन कौन सा आर्टिकल दिया है, आर्टिकल ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 है, कानून के समक्ष समता आर्टिकल 14 है, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये आर्टिकल कौन सा आपका, ये आर्टिकल 21 है। ठीक है, तो जिसमें आपको तो जो भारतीयों को आर्टिकल केवल प्राप्त है उसमें से आपका 15 है, आर्टिकल 16 है, उसके बाद आर्टिकल 19 है और इसके बाद आर्टिकल 29 एंड 30 है। ये आर्टिकल केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो इस हिसाब से आप कौन सा आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि ये नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आर्टिकल विदेशियों को प्राप्त नहीं है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर झंडे फहराने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत, यानी मौलिक अधिकार कौन सा है। तो आर्टिकल जो आपका 19 है इसी में आपका
झंडा फहराने का अधिकार दिया गया है। कौन सा आर्टिकल? 19 में। इसमें क्या किया गया? झंडा फहराने का अधिकार दिया गया है। और यह अधिकार किसके तहत दिया गया था आपका? नवीन जिंदल बनाम भारत संघ। किसमें? नवीन जिंदल बनाम भारत संघ यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय के द्वारा बोला गया था कि आपके मौलिक अधिकार है झंडा फहराना। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था ये शिक्षा अधिकार? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के पार्ट 3 में यानी कि फंडामेंटल राइट में 21 यानी कि जो आर्टिकल 21A है तो जोड़ा गया था, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, बालकों को क्या किया गया था? निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था। और इसी अनुक्रम में ही शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन अधिकार 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। कब किया गया था लागू? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिकार में है? क्या कह रहा है? एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो सूचना का अधिकार ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। किस में दिया है? राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 19 में है, जहाँ पर झंडा फहराने का है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच का है, और फ्रीडम ऑफ प्रेस का भी दिया है आर्टिकल 19 में। उसके बाद काम करने का अधिकार ये आपका डीपीएसपी में दिया है। शिक्षा का अधिकार ये भी आपका क्या है? फंडामेंटल राइट। इस हिसाब से आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। कौन कौन से? ए एंड सी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी में कौन सा सूचीबद्ध है? क्या पूछ रहा है कि डीपीएसपी में जो लिखे हुए इनमें से कौन कौन से लिस्टेड हैं? तो आपको समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये आपका 39 में दिया हुआ है। समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें है? आपका 39 में है। उसके बाद क्या कह रहा है? समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये आपका आर्टिकल 44 में दिया हुआ है। कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? फर्स्ट एंड सेकेंड हो जाएगा। छोटे परिवार का मानदंड ये आपका नहीं दिया हुआ है, तीसरा गलत हो गया। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर। और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा ये आर्टिकल 350 में दिया हुआ है, ये भी आपका डीपीएसपी में नहीं है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो फंडामेंटल ड्यूटी किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ये आपका 42 संविधान 1976 में जोड़ा गया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसके तहत क्या किया गया था? आर्टिकल 51 का जोड़ा गया था। और ये लिया कहाँ से गया है फंडामेंटल ड्यूटी? तो ये आपका रूस के संविधान से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। और स्वर्ण सिंह कमेटी की अध्यक्षता में ये मौलिक कर्तव्य बनाए गए थे, लिखे गए थे। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का किस बेसिस पर यानी किसके सहायता से अपना शक्तियों का प्रयोग करते हैं? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा उपयोग करते हैं अपना? तो सीधे भी कर सकते हैं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भी कर सकते हैं वो। अगर बात की जाए राष्ट्रपति की, तो आर्टिकल 52 में दिया हुआ कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होंगी। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा या कौन नियुक्त होता है? तो कौन नियुक्त होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 65 के अनुसार अगर
मृत्यु या त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति पद का रिक्त खाली हो जाता है, जिसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, कौन संभालेंगे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो हायर मोस्ट कौन करेंगे? जज सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा है? इसमें कौन सा क्रम है इनका? 12वां क्रम है। प्रतिभा पाटिल कब नियुक्त की गई थी? ये 2007 में नियुक्त हुए थे और इनका कार्यकाल 7 से कितना था? 12 तक था। 7 से 12 तक था। और उसके बाद फिर कौन नियुक्त हुए थे? प्रणब जी नियुक्त हुए थे, उनका कार्यकाल कब था? 12 से 17 तक था। फिर उसके बाद रामनाथ कोविंद जी हुए थे। और जो करंट में है, करंट में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वो किस क्रम के हैं? 15वें राष्ट्रपति हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद वो अधिनियम बन जाता है? तो कोई भी विधेयक अगर पार्लियामेंट में लाया जाता है तो उसके लिए दोनों सदनों से पास होना चाहिए, यानी कि लोकसभा तथा राज्यसभा। देन उसके बाद राष्ट्रपति के उसमें क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी वो क्या बनता है? अधिनियम या ला बनता है। तो जब तक राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं देंगे तब तक वो ला नहीं माना जाएगा। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा है? तो हामिद अंसारी का कौन सा क्रमांक है? 12वां क्रमांक है। और इनके बाद कौन उपराष्ट्रपति बने थे? वेंकैया नायडू जी बने थे। दो 2017 में एम वेंकैया नायडू देश के 13वें उपराष्ट्रपति बने थे और उनका कार्यकाल का कब से कब तक था? 17 से लेकर 22 तक था। और जो करंट में राज्यपाल कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि करंट में उपराष्ट्रपति कौन है? हमने राज्यपाल बोल दिया था। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये अधिकार किसको है? उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, कैग, चुनाव आयुक्त। ये अधिकार केवल अटॉर्नी जनरल को प्राप्त है कि वो क्या संसद के किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन उसको वोट का अधिकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो सेम क्वेश्चन है, बताया हमने कौन? महान्यायाधीश यानी कि अटॉर्नी जनरल। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वो सदन से लगातार कितने अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? अगर वो बिना बताए अगर 60 दिन तक कोई एमपी गायब रहता है तो उसकी सीट रिक्त घोषित किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 101 सब क्लॉज 4 के तहत सांसद तथा अनुच्छेद 190 क्लॉज 4 के तहत स्टेट के विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। कब? जब वो 60 दिन के अवधि से अधिक गायब हो या अनुपस्थित हो बिना बताए। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, राज्यसभा में होते हैं क्या? राज्यसभा में कितने होते हैं? 280 सदस्य, 275 सदस्य, 250 सदस्य। तो इसमें कितने होते हैं राज्यसभा में सदस्य? राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से करंट में 245 सदस्य हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है?
तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है और लोकसभा का अस्थायी सदन है। तो इस हिसाब से आपका कौन सा हो जाएगा सही? इसमें समाप्त होने का विषय ही नहीं पड़ता, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, ना कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान करिए, क्योंकि इसमें आपका अधिक बच्चे फंस जाएंगे। क्योंकि आर्टिकल 83 क्लॉज 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, ये लिखा गया है। और जिसके सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल होते हैं, जो कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। किसी सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। तो राज्यसभा का अध्यक्ष उस सदस्य का, जो राज्यसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि जो राज्यसभा का अध्यक्ष चुना जाता है कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 89 क्लॉज 1 एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वो राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अभी बता चुके हैं कौन होगा? उपराष्ट्रपति जी होंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? लिखना हमको कौन सा कथन सही नहीं है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। तो स्टेटमेंट पहले सही दिया हुआ है। जो धन विधेयक होता है उसमें क्या होता है? राज्यसभा की शक्ति क्या होती है? नहीं होती हैं, या ना के बराबर होते हैं। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। तो क्या कह रहा? धन विधेयक की जो मनी बिल होता है वो कहाँ स्टार्ट लाया जाता है? वो लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। मनी बिल कहाँ आता है? हमेशा लोकसभा में आता है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक को पारित करना होता है। तो स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिश के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन लोकसभा मानने को बाध्य नहीं है, उसकी फ्रीडम है कि माने या ना माने। तो ऑप्शन इसमें आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो अभी बताया हमने, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। लेखा अनुदान बना है। तो लेखा अनुदान बना है किसके लिए? तो ये बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बना है। अगर बजट लेट हो रहा है तो उसे निधि आवंटन हेतु बनाए गए थे कौन सा? लेखा अनुदान आयोग। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। जो लोक लेखा पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में सबसे पहली बात है कितने सदस्य होते हैं? इसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य आपके लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से होते हैं। किसमें? पब्लिक अकाउंट कमेटी में। और एस्टीमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी को जुड़वा बहने भी कहा जाता है। एस्टीमेट कमेटी में आपके कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं और 30 आपके लोकसभा से होते हैं। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, कौन सा सही ऑप्शन है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। किसको प्रस्तुत करते हैं? तो ये लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करते हैं। और जिसको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के, तो हमेशा विपक्ष के सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, ये भी दिया है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। क्योंकि सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।
यही स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्य का कौन होता है? राज्यपाल होता है। आर्टिकल 154 क्लाज 1 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस पर निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र है। ये किसकी देन थी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देन थी। 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया था और इसकी परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दी गई थी। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा की जा सकती है? तो नेशनल इमरजेंसी की बात की जाए तो नेशनल इमरजेंसी आपका 352 में दिया हुआ है। आर्टिकल कितने? 352। स्टेट इमरजेंसी आपका किस में दिया हुआ है? 356 में दिया हुआ है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आपका 360 में दिया हुआ है। अभी इतने टाइम मणिपुर अभी न्यूज में है क्योंकि मणिपुर में आर्टिकल 355 लगाया गया है, तो इसलिए आप लोग इमरजेंसी का प्रोविजन आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। सभी आर्टिकल 352, 355, 356, 57, 58, 59 तथा 60। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापकों के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। तो किस आर्टिकल के तहत जो वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिए गए थे? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। ये 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना 18 वर्ष की गई थी। कब की गए थे? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में, इसमें 8वीं सूची में मान्य सरकार के विषयों की संख्या है। तो कितनी कितनी संख्या है? तो आपका टोटल 18 दिए हुए हैं। क्वेश्चन के अनुसार कितना है जो भाषा दिए थे 8वीं सूची के अनुसार? ये क्वेश्चन 2008 का, तब उस टाइम 18 भाषा थे, लेकिन आज के टाइम पर टोटल कितनी भाषा है? 22 भाषा शामिल हैं। कितनी हैं? 22 भाषा शामिल हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार के त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो सबसे पहले त्रिस्तरीय का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था। और अशोक मेहता के द्वारा द्विस्तरीय समिति का सुझाव दिया गया था। कौन से? अशोक मेहता के द्वारा 2 स्तरीय प्रणाली का दिया गया सुझाव और बलवंत राय मेहता के द्वारा त्रिस्तरीय का सुझाव दिया गया था। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देश के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता।
तो इसमें केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए बड़े देश के लिए आदर्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। विकेंद्रीकरण प्रणाली का सिफारिश किसने किया था? तो डिसेंट्रलाइजेशन का किसने प्रोविजन दिया था? तो बलवंत राय मेहता ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया गया था सबसे पहले 1957 में। और इसके अनुसार 3 स्तर में कौन कौन से होंगे? पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाएगा, जिसमें से जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर होंगे। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी? तो हमने बता चुका किसकी की थी? दो स्तरीय सरकार की दो स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी। और ये रिपोर्ट कब अपने पेश किए थे? 1977 में। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। क्या कह रहा? ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। कौन सा ये प्रशासनिक प्राधिकरण है। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है? तो ब्लॉक स्तर पर जो बनी पंचायत कौन से हैं? प्रशासनिक प्राधिकारी हैं। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो 2007 में अनुसूचित जाति में संशोधन किया गया था और टोटल कितनी अनुसूचित जाति की संख्या बताई गई थी? 1206। इसके अनुसूचित जाति की अर्थात एससी के। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इसमें आपका जर्मनी स्थायी सदस्य नहीं है। स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो परमानेंट मेंबर आपका यूएसए है, रूस है, चाइना है, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस है। ये 5 स्टेट आपके स्थायी यानी परमानेंट मेंबर हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एवं चीन। और इसी के साथ 10 अस्थायी सदस्य भी चुने जाते हैं। उनका कार्यकाल हमेशा 2 साल के लिए होता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे जुड़ा हुआ है? ये मानव अधिकार के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो चीन की समाचार एजेंसी क्या नाम है? न्यू चाइना न्यूज एजेंसी नाम है, जिसे सिंहुआ न्यूज एजेंसी भी कहते हैं। ये चीन का समाचार एजेंसी है। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो येलो बुक किस सरकारी रिपोर्ट कहा जाता है? तो फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। कौन सी? येलो बुक। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ किए गए थे? तो लॉ विश्वविद्यालय पहला कहाँ स्थापित किया गया था? तो बेंगलुरु में किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब किए गए थे? कौन से पूछ रहा है? सीमा सुरक्षा बल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बीएसएफ की स्थापना कब की गई थी? तो बीएसएफ की स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है मुख्यालय इसका। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत का मतलब पार्शली एडॉप्ट किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को ये संविधान के कुछ आर्टिकल लागू किए गए थे और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भारतीय संविधान दिवस? 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, क्योंकि इस दिन संविधान को लागू किया गया था।
भारतीय संविधान को अपनाया गया था। क्या कह रहा? भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? भारतीय संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। तो ब्रिटिश तो जा चुके थे, तो गवर्नर जनरल भी जा चुके हैं। उस टाइम भारतीय संसद पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थे, तो इसलिए माना जाएगा कौन सा? संविधान सभा द्वारा ये 26 नवंबर को 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो ये हमने सबसे पहले बताया था कि सबसे पहला इसमें कौन सा वर्ड आपका? रिपब्लिक है। कौन सा है? सॉरी, सोवरेन है। फिर सोशलिस्ट है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसमें आप लोग देख लेते हैं। सार्वभौम यानी सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, उसके बाद समाजवादी, फिर आपका कौन है? धर्मनिरपेक्ष, फिर आपका है डेमोक्रेटिक एंड उसके बाद रिपब्लिक। इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? आपका डी नंबर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक, सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, समाजवाद प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक क्या अभी ऊपर बता चुके हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा इसमें? ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 दे दिया है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, कहाँ से आरंभ होती है? बी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, यहाँ से हमारा संविधान स्टार्ट होता है। और इसका क्या अर्थ है? बी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि जनता ही सर्वशक्तिमान होगी इंडिया में। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो प्रजातंत्र किस तत्व पर आधारित है? कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार होगा। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति देख लेते हैं हम लोग। संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है, तो इसमें क्या है? लगभग लगभग सभी हैं। तो प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेचर क्या है इसका? फेडरल है, लेकिन भावना में क्या है? यूनिटरी है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से, यानी कि दल बदल विरोधी कानून से है। और ये कानून कब लाया गया था? ये राजीव गांधी जी के टाइम पर लाया गया था 1985 में, और 52 संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। भूमि सुधार किसके अंतर्गत आता है? यानी कि भूमि सुधार यूनियन लिस्ट में आता है, या स्टेट लिस्ट में आता है, या कॉन्करेंट लिस्ट में आता है? तो आपका एग्रीकल्चर यानी भूमि किससे रिलेटेड है? ये आपका स्टेट लिस्ट में है। कौन सा? भूमि, पुलिस, ये किस में? सब स्टेट लिस्ट में आते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो किसके द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की? जन्म द्वारा ये प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण द्वारा ये भी किया जा सकता है, किसी विभाग के सम्मेलन द्वारा ये भी किया जा सकता है, और रजिस्ट्रीकरण के द्वारा भी किया जा सकता है। लेकिन भारतीय बैंकों में धन जमा करके आप नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? तो अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट किया गया था
कौन सा? CA जिसे लागू कहा गया था, ये कब लागू किया गया था? ये पारित किया गया था 2019 में किया गया था। 2019 में लोकसभा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? कौन से कह रहा? विधि का नियम या कानून का अधिराज, इसका क्या मतलब है? विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि सभी के लिए एक कानून हो और सभी के लिए एक न्यायतंत्र हो। दूसरा क्या कह रहा है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। तो इसमें आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्तियां दी गई हैं? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्तियां किसको दी गई हैं? इसमें आपका आर्टिकल 32 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 के तहत आपको हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स को लागू करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें कि आपका आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। और रिट जारी करने में आपका हाई कोर्ट का अधिकार सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा ज़्यादा है। किसका? हाई कोर्ट का। रिट टोटल कितने प्रकार के जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट? 5 प्रकार की रिट है। कौन कौन सा है? परमादेश हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से कहाँ तक है? आपका 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि टोटल 6 टाइप के मौलिक अधिकार हैं। 1 से लेकर 4 तक आपका स्टेट के बारे में दिया है और 5 से 11 तक आपका किसके बारे में दिया गया है? सिटीजन के बारे में। 12 से 35 आपका फंडामेंटल राइट है और 36 से लेकर आपका 51 तक आपका DPSP है। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये आर्टिकल 19 से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये आर्टिकल 19 से संबंधित है। और जो आपका आर्टिकल 21 है, तो आर्टिकल 21 से किससे संबंधित है ये? तो आर्टिकल 21 आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, अर्थात जीवन का अधिकार से संबंधित है। ठीक। और आर्टिकल आपका 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। आर्टिकल आपका 22 ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण करता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? कौन सा मूलभूत अधिकार यानी कि कौन सा फंडामेंटल अधिकार नहीं है? इसमें आपका संपत्ति का अधिकार ये मूलभूत अधिकार नहीं है। इसको 44 संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया था और इसको 300 इसको जोड़ दिया गया था और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है? अधिकार परीक्षा को कहा जाता है पोस्टमार्टम। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। तो एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ पर वर्णित है? तो ये आपका DPSP में वर्णित है। कहाँ पर? DPSP में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, वहीं पर ये सब चीज़ों को वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था कहाँ पर की गई है? ये आपका DPSP में आर्टिकल 40 के तहत कहा गया था कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। किसके तहत?
आर्टिकल 40 के तहत, ये आपका डीपीएसपी में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो मौलिक अधिकारों से कैसे भिन्न है? तो आपका जो फंडामेंटल राइट्स है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन आपको डीपीएसपी को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अर्थात नीति निर्देशकता सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार आपका प्रवर्तनीय है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। और आपका जो डीपीएसपी है ये पार्ट 4 में दिया हुआ है और फंडामेंटल राइट आपका पार्ट 3 में दिया हुआ है। मौलिक कर्तव्यों का निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में लागू किया गया था। और इसके तहत भाग 4 का एवं अनुच्छेद 51 का शामिल किया गया था, जोड़ा गया था। और उस टाइम जो मौलिक कर्तव्य थे टोटल 10 थे, लेकिन करंट में जो मौलिक कर्तव्य हैं टोटल 11 हैं। 11वां आपका 86 संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। बयालीसवें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, अर्थात मौलिक कर्तव्य। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ऐड किए गए थे, शॉर्टसिंग कमेटी की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये आपका किस में दिया हुआ है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये आपका डीपीएसपी में दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? डीपीएसपी में दिया गया है। दूसरा क्या कह रहा है? हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका डीपीएसपी में दिया गया है। अगला कह रहा है बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये आपका डीपीएसपी तथा फंडामेंटल राइट दोनों में दिया गया है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये आर्टिकल आपका 17 में दिया गया। किसमें? फंडामेंटल राइट्स में, छुआछूत यानी कि अनटचेबिलिटी। तो ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक्करण, ये आर्टिकल आपका 50 से संबंधित है। किससे? आर्टिकल 50। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत है। संसद का हिस्सा होता है, ये सही है। संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कैसा होता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति चुनाव होता है वो एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा तथा अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा होता है। तो ऑप्शन इसमें बी और सी आपका दोनों से हो जाएगा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो उस विवाद को कौन सुलझाएगा? तो उस विवाद को सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसको सुलझाया जाएगा। ये आर्टिकल 71 क्लॉज 1 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया विनिश्चय अंतिम होगा, यानी जो निर्णय होगा वही अंतिम होगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ये पार्लियामेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। ये आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया इसमें आर्टिकल 61 में दिया गया है। किसके लिए? महाभियोग राष्ट्रपति के लिए, और महाभियोग के थ्रू राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष अर्थात एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो भारत का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल आपका 53 क्लॉज 1 के अनुसार क्या कह रहा है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगे।
केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर कौन है? कौन सेवा अधिकारी की बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसमें कौन होगा? मंत्रिमंडल सचिव होंगे। ये सिविल सर्विस बोर्ड के पद अध्यक्ष भी होते हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? क्या करा? भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो ये किसमें किया गया है? ये राष्ट्रपति में निहित किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेशनल इमरजेंसी, ये आर्टिकल आपका 352 के अनुसार नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है, लेकिन किन किन आधारों पर किया जा सकता है? तो ये आपका हथियार बंद विद्रोह के आधार पर किया जा सकता है, बाह्य आक्रमण के आधार पर किया जा सकता है, और युद्ध के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, जो कि आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 44वें संविधान संशोधन के पहले तक आपका सशस्त्र विद्रोह भी दिया हुआ था कि उसके तहत आप क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो इसके ये क्या किया गया था? ये आपका 44वें संविधान संशोधन के तहत सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था, क्योंकि आंतरिक विद्रोह को हटाकर क्या किया गया था? सशस्त्र विद्रोह ऐड किया गया था। तो इसमें आपका सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो स्टेट की बात है तो दोनों हो ही नहीं सकते हैं। गवर्नर, तो ये गवर्नर के थ्रू अब स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। गवर्नर अपना रिपोर्ट सौंपेगा और आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति उसमें क्या क्या लगा सकता है? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो भारत का संविधान राष्ट्रपति को इनमें से कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये राष्ट्रपति ही करते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। रक्षा बलों को सर्वोच्च कमांडर, ये सही दिया। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करना, ये भी स्टेटमेंट सही दिया है। आपका आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए ये अधिकार नहीं है। ये किसको अधिकार है? ये पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है। पार्लियामेंट क्या कर सकता है? महाभियोग लगाकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। और आपका सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट आपका आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया सब। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये कहाँ से थे? ये आपके बिहार से थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष भी थे। कौन सा कथन असत्य है? क्या कह रहा है? असत्य कौन सा? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 होना चाहिए, सही दिया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति हो, तो ये भी सही दिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये स्टेटमेंट गलत दिया है। क्या दिया है? ये स्टेटमेंट गलत दिया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये ऑप्शन सही है। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ये राज्य के जो स्टेट के क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। कौन सा? लेजिस्लेटिव असेंबली के वो मेंबर आपका राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। सॉरी, राज्यसभा के मेंबरों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के मेंबरों को कौन चुनाव करते हैं? जो वो होते हैं जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य होते हैं। और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? लोकसभा तथा
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये कई बार बता चुके हैं, कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य होता है, तो किसका मुख्य होता है? ये केंद्रीय सरकार का, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि एक मंत्रिपरिषद होगा, और उसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री जी होंगे। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, भले ही मंत्री आपका राज्यसभा से चुने गए हों, लेकिन उत्तरदायी किसके प्रति होंगे? ये लोकसभा के प्रति। सेम क्वेश्चन पूछा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करता है, तो कार्यपालिका के अधीन कौन कार्य करता है? ये विधायिका करता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही है? किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? संसदीय व्यवस्था के रिस्पेक्ट में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होता है, ये स्टेटमेंट गलत दिया। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही होता है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र होते हैं। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। आपका ए और डी गलत है, बी और सी में कुछ थोड़ा बहुत सही दिख रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? मोर देन वन या नन ऑफ दिस हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो जो भारत का प्रधानमंत्री होता है किसके प्रति जवाबदेही होते हैं? ये लोकसभा के प्रति जवाबदेही होंगे। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वो कहाँ पर हुआ है? तो मंत्रिमंडल का प्रयोग आपका आर्टिकल 352 में इमरजेंसी के लगाने टाइम पर किया गया है। ये क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकते हैं जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से क्या करेगा? संसूचित करेंगे। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को कानून के विषय में कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल, कौन? महान्यायवादी उनको सलाह देता है। और आर्टिकल 76 के अनुसार क्या कहा गया है कि एक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए जाएंगे। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, आर्टिकल 76 के अनुसार। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो सेंटर पर आपका कौन है? महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल, और स्टेट पर कौन है? एडवोकेट जनरल अर्थात महाअधिवक्ता। ये आर्टिकल 165 के तहत दिया गया है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भाषा के आधार पर 1956 में किया गया था, और सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य बनने वाला कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बनाया गया था। तो आज हम लोग यहीं पर क्लास अपनी समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने इसको दोस्त तक शेयर करिएगा, और क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस तरह हम कंटिन्यू आपका जो बीपीएससी का 69th प्री 30 सितंबर को होना है, उसके लिए हम लोग क्लास कंटिन्यू ले रहे हैं। आज से क्लास स्टार्ट हुई है। पहले क्लास हमारी पॉलिटी की है। हम डेली 100 अप्रॉक्सीमेट 90 to 100 क्वेश्चन कराएंगे, 90 से 100 क्वेश्चन कराएंगे। तो हम जीएस का पूरा सेक्शन आपको कराएंगे। ये आज हमारा पहला पॉलिटी की क्लास है, तो पॉलिटी क्लास अभी एक और क्लास होगी। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट, इस तरह। और उसके बाद जल्द ही बिहार स्पेशल की थ्योरी क्लास भी लेकर आएंगे हम लोग, क्योंकि बिहार स्पेशल में आपका काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेता है। 25 से 28 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से रहते हैं,
अगर आप लोगों ने सिलेबस नहीं देखा है तो बिहार का यानी बीपीएससी का आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा। हमने बीपीएससी का एक वीडियो डाल दिए हैं सिलेबस के बारे में। तो यहीं पर क्लास हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।